चलो तो स्टार्ट कर दे। कल का याद है सब कुछ पक्का? अगर पूछूंगा मैं किसी को भी तो आ जाएगा? कल का सब ऑफर वेफर सब दिमाग में रहेगा शायद। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? 1872 1 सितंबर को आया था। ठीक है, अब सबसे मुझे बात बताओ, एग्रीमेंट में सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या जाता है? ऑफर जाता है। ऑफर क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या बन जाता है? वही प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस की सेक्शन टू बी, टू सबसेक्शन बी। प्रॉमिस मतलब फ्यूचर में होने वाला, तो उसका सेक्शन 2B याद रखो। ठीक है, फिर वो एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट की सेक्शन ई, 2E। ठीक है, अब जैसे ही आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, वंस यू ऑफर इट बिकम, इफ एक्सेप्टेड देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, अब हो चुका है। उसके बाद अपन ने कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या था? 2H, 2 है तो कॉन्ट्रैक्ट है। और एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या थी? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कल अपन ने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल क्या होता है उसमें? सबसे पहले फर्स्ट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कितने लोग चाहिए? 2 पार्टी चाहिए। दोनों पार्टी सेम चाहिए, डिफरेंट चाहिए? डिफरेंट चाहिए। कंसिडरेशन चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट चाहिए, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक, याद है तो तुमको। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना सब लोग। all agreements are not contract. True or false? True. But all contract are agreement. True? पक्का? मैं चेक करूँ तो आपको कॉन्फिडेंट। ठीक है, अगर उसके बाद अपन ने डेफिनेशन पढ़ा एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्रीमेंट वाइडर है एंड कॉन्ट्रैक्ट नैरो है। ठीक, ये समझा आपको? उसके बाद इसेंशियल पढ़े अपन ने, 2 पार्टीज होती है, कल पढ़ा अपन ने। अरे ये क्या हुआ बीच में? हाँ, उसके बाद एग्जांपल हुआ, वो सब कुछ हुआ। क्या सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग पढ़ा अपन ने, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ा, ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा, फ्री कंसेंट पढ़ा। कंसेंट कैसे होनी चाहिए? मैं तो मैंने बोल दिया। ठीक है, कैपेसिटी मतलब 3 होना चाहिए। एक तो एज कितना होना चाहिए? ड्रंक हुआ तो चलेगा? नहीं। साउंड माइंड चाहिए, अनसाउंड माइंड? पर क्या है सब? ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आज का। कैसे, किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक ध्यान दो। सबसे पहले अपन ने पढ़े थे कि अपन क्या देते हैं सामने वाले पार्टी को? ऑफर देते हैं। ऑफर अनलिमिटेड हो सकता है, किसी को भी दे सकते हैं अपन, बट जो एक्सेप्ट करेगा फिर प्रॉमिस बन जाता है आपका। ठीक है, मैंने बोला था एग्रीमेंट में क्या होता है, दोनों तरफ राइट होता है, दोनों तरफ ऑब्लिगेशन होता है। ध्यान रखना, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं तो मेरे को कुछ राइट है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, सेम अपोजिट पार्टी के लिए भी आती है। ठीक है, अब जो भी एग्रीमेंट है जो एनफोर्स किए जाते हैं, जो भी एग्रीमेंट है जो एनफोर्स किए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ठीक है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो भी एग्रीमेंट एनफोर्स किए जाते हैं लॉ के हिसाब से, वो क्या बन जाते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। फर्स्ट टाइप आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि मैंने फॉर एग्जांपल, मैंने आपके साथ सिद्धेश के साथ मैंने एक ट्रांजैक्शन किया। मैंने बोला तेरे को, तेरी बाइक मुझे बहुत पसंद है, मैं तेरे को 30,000 देता हूं, तू मुझे बाइक दे दे। सीधा कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने ऑफर दे दिया 30,000 का, उसने एक्सेप्ट कर दिया, गाड़ी मैंने ले ली, उसको पैसे मैंने दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। एकदम लॉफुल कंसिडरेशन, 2 पार्टीज, कंसिडरेशन सब कुछ सही है। इसे क्या कहते हैं अपन? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यही एग्जांपल याद रखना। अब जिस दिन मैं गाड़ी लेने जा रहा था सिद्धेश के पास, उसी दिन उसकी गाड़ी चोरी हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया या वाइड होगा? वाइड होगा, क्योंकि जिस दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता हूं, एग्रीमेंट में एंटर करना चाहता हूं, उस दिन अपने पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वाइड बन जाएगा। बट स्टार्टिंग में वैलिड था ना, स्टार्टिंग में क्या था? वैलिड था। वाइड वो कब बन गया? जब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाता है, तब वो कब क्या बन जाता है? वाइड बन जाता है। तो सेकंड टाइप कौन सा है? वाइड। एग्जाम में कभी कभी आपको केस लॉज ऐसे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे उसने एंटर कर दिया, स्टार्टिंग में तो वैलिड था, बाद में वो तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, तो इसे अपन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? तो इसे अपन क्या कहेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। हमेशा याद रखना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड होता है,
बाद में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसे क्या कहते हैं अपन? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तीसरा टाइप उसमें देखो, तीसरा वॉइडेबल। अब वॉइडेबल ऑप्शंस कैसा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, तो ध्यान दो। अब सेम चीज, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना, किसी एक ही पार्टी के पास अथॉरिटी होती है कैंसिल करने का कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अनफेयर है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैंने क्या कि इसके घर से गाड़ी चोरी कर दी, या मैंने इसके गनपट्टी के बोला कि मुझे गाड़ी दे दे, इसने कंसेंट फ्री दी क्या? नहीं, कंसेंट इसकी फ्री नहीं है। अब इसके पास राइट है क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का? इसके पास क्या राइट है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि कंसेंट किसने दी? उसने दी। कंसेंट फ्री थी क्या? नहीं थी। कंसेंट जब फ्री नहीं होती है, जब अनड्यू इन्फ्लुएंसेस होता है, जब मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, तब वो क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ओनली वन पार्टी हैव द ऑप्शंस, एक ही पार्टी के पास ऑप्शंस होता है कि तू कैंसिल कर वो कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों में इसके पास राइट है, क्योंकि इसकी तो कंसेंट नहीं है, ये कैंसिल कर सकता है, बट इसने अगर एक्सेप्ट कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाता है। वॉइडेबल में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने चोरी की, मतलब गन पट्टी पे इसकी, मतलब सॉरी, इसके कान के नीचे मैंने गन लगाई और पूछा कि मेरे को तो ये गाड़ी चाहिए, तो इसने बोला कि फियर, इसको मतलब एकदम घबरा गया, इसने बोला हाँ ठीक है मैं दे देता हूँ आपकी मेरे को गाड़ी। इसने तब तो एक्सेप्ट कर दिया, बट ये जो कंसेंट थी ये फ्री नहीं थी, इसके पास ऑप्शन से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। बट इसने अगर विद इन टाइम या जितना भी टाइम मिलेगा उसके अंदर अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर दिया तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाता है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसने एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है, उसने अगर गन भी लगाई तो मुझे 30,000 ठीक है, मुझे फाइन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? फिर वैलिड बन जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी के पास क्या होता है? ऑप्शन होता है, सामने वाले पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता है। सामने वाला पार्टी कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिसने ऑफर दिया था, ऑफर मैंने दिया, इसने एक्सेप्ट कर दिया, बट इसकी जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी, तो इसके पास राइट होगा, मेरे पास नहीं, क्योंकि ऑफर मैंने दिया ना, मेरे पास कैसे राइट है? इसने एक बार एक्सेप्ट करने के बाद मेरे ऊपर क्या आ जाती है? ऑब्लिगेशन आ जाती है। मेरे ऊपर क्या आ जाती है? ऑब्लिगेशन आ जाती है। मैंने कंसेंट नहीं दी थी, मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंसेस नहीं था ऑफर देते टाइम, मैंने फ्री ऑफर दिया उसको, उसने एक्सेप्ट कर दिया, तो ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर आ जाएगी। तो जो कैंसिल करने का जो राइट होता है वो किसके पास रहेगा? जो कंसेंट देगा विदाउट फ्री, उसके पास राइट आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का। तो उसे अपन क्या कहते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये थर्ड टाइप था। अब दोनों में डिफरेंस देखो, वॉइड एंड वॉइडेबल में क्या होता है, यहाँ पे दिखा है देखो। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? मैंने आपको बोला था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। स्टार्टिंग में क्या होता है? वो वैलिड होता है, बट एनफोर्स नहीं कर सकते तो वो वाइड बन जाता है। बट वाइडेबल में क्या होता है? देखो यहाँ पर लिखा है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। सिर्फ एक ही पार्टी के पास क्या होता है? ऑप्शन होता है कैंसिल करने का, सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स एट ऑल। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था आपको कि जिस दिन मैं गाड़ी लेने जा रहा था उस दिन उसकी गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं कैसे एनफोर्स कर सकता हूं? इम्पॉसिबल एनफोर्स करना। बट सेकंड केस में देखो, मैंने गन लगाई इसके ऊपर, ठीक है, इसने कंसेंट दे दी, ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। बट अगर इसने एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है गन लगा दी ना तो मेरे को अच्छा लगता है, 30,000 में मेरे को अच्छे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मेरे को 30,000 ही देगा, इसने एक्सेप्ट कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकते हैं? कर सकते। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? फिर वैलिड बन जाएगा। बट वाइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या वैलिड? वाइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बन सकता, ये चीज याद रखना, क्योंकि उस दिन गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करी तो अपन कैसे एनफोर्स कर सकते? आप मुझे बता, ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, जिस दिन गाड़ी लेने जा रहा था उस दिन अगर गाड़ी नहीं रहेगी तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे एनफोर्स कर पाओगे? तो वो वाइड बन जाएगा, और वाइड कॉन्ट्रैक्ट वापस एनफोर्स नहीं किया जा सकता। बट वाइडेबल किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन है, एक तो कैंसिल कर सकता है या तो एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी कंसेंट फ्री नहीं है। अगर इसने एक्सेप्ट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस आपको समझा? कुछ डाउट? ये एग्जाम में पूछते हैं दोनों में डिफरेंस, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड ड्यू टू चेंजेस इन लॉ, चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस। मैंने बोला
कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं उस दिन कि परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है, voidable if consent at the party was not free, इसने कंसेंट ही फ्री नहीं दी है। नेक्स्ट क्या लिखा है, void contract cannot be perform, ये परफॉर्म ही नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी उस दिन एग्जिस्ट नहीं तो कैसे परफॉर्म करेंगे। बट यहाँ पे अगर उसने डज नॉट विद इन रीजनेबल, पार्टी ने अगर, जो एग्रीड पार्टी मतलब जिसने कंसेंट दी, वो एग्रीड पार्टी होती है जिसने कंसेंट दी, उसके पास राइट है, अगर उसने एक्सरसाइज नहीं किया वो राइट, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल क्या बन जाता है, वैलिड बन जाता है। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेफिनेटली इसके ऊपर कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। समझा आपको, वाइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में क्या होता है, वैलिड होता है, बाद में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि वो क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। बट वाइडेबल में ऑप्शन सिर्फ एक ही पार्टी के पास होता है, वो कैंसिल करे या एक्सेप्ट कर दे। अगर एक बार एक्सेप्ट कर दिया तो वाइडेबल क्या बन जाएगा, फिर वैलिड बन जाएगा। ये याद से रखना, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला है, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी। अब लीगल रेमेडी कैसे याद देंगे आप, क्योंकि उस दिन अगर गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करती जिस दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहता हूं, तो आपको रेमेडी कहां से मिलेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म नहीं किया ना, एग्जिस्ट ही नहीं हुआ उस दिन, तो इसमें लीगल कुछ मिलेगा आपको, रेमेडी नहीं मिलेगी। बट इस केस में द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैज राइट टू रिसाइंड, मतलब कैंसिल कर सकता है। रिसाइंड का मतलब है वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। इफ इट्स सो रिसाइंडेड इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट रिसाइंडेड देन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला अगर उसने डिनाई कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, बट उसने एक्सेप्ट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एग्जाम में डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, भले ऑब्जेक्टिव आ सकता है या आपके लिए एक डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 4 टाइप है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो नाम ही उसका क्या है, इलीगल, मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इलीगल होगा। आपने देखो ब्राउन शुगर होती है, मराठी में उसको गांजा कहते हैं शायद, तो ब्राउन शुगर आपको अगर एंटर करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इलीगल है। आप उसको इन्फोर्स कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, ये एग्रीमेंट आपका एग्जिस्ट ही नहीं होगा, तो उसे कौन सा एग्रीमेंट कहते हैं, इलीगल एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड, लॉ इसको परमिट ही नहीं करता। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लॉ क्या करता है, परमिट ही नहीं करता, अलाउ ही नहीं करता, प्रोहिबिट करता है। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट। आप जाओगे कोर्ट के पास कि मुझे क्या करना है, मुझे वो होता है ना सिगरेट, मेरे को उसका बिजनेस करना है, मेरे को कॉलेज के बाद उसका शॉप लगाना अच्छा वाला एकदम बच्चों के लिए, तो आपको बताओ कोर्ट में जाके आप एनफोर्स कर सकते हो, नहीं, उसका पर्पस क्या है, इलीगल है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कभी एनफोर्स नहीं किए जा सकते। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ये चीज याद रखना, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस ठीक से पढ़ो। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स है वो क्या है, वॉइड है। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरी इलीगल। ऐसा क्यों सर, जितने भी इलीगल है वो वॉइड ही है, जितने भी इलीगल है वो वॉइड है, बट जितने भी वॉइड है वो सब इलीगल है। सॉरी, क्या बोला है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर नॉट वॉइड, सॉरी क्या पढ़ा मैंने, हाँ सॉरी, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट। ऐसा क्यों, अभी तो ध्यान दो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनो। अब यहाँ पे 3 एग्रीमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे 2 एग्रीमेंट है। अब उसका स्टेटमेंट पहले हाफ वाला स्टेटमेंट देखो कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। अब यहाँ पे 3, एक स्मोकिंग का है, एक आपका ड्रिंक का है कोई भी इलीगल, और कोई भी आपका ब्राउन शुगर वाला, ये तीनों क्या आपकी इलीगल एग्रीमेंट है, तीनों क्या है, वॉइड है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक आपका स्मोक वाला है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, अपना गाड़ी वाला है, बाइक, ये बाइक चोरी हो चुकी है उस दिन, जिस दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता हूँ ना, वो क्या हो गई है, चोरी हो चुकी है। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, बट ये इलीगल है क्या, नहीं है। ये इलीगल है क्या, नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं परफॉर्म करने वाला था उस दिन गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये इलीगल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। ये समझा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों थे, ये तीनों इलीगल एग्रीमेंट है, ये तीनों क्या है, वॉइड है,
ये जितने भी वर्ड है वो सब इलीगल है क्या? नहीं, इसमें से सिर्फ इलीगल स्मोक वाला है। बट ये बाइक वाला तो लीगल था ना, स्टार्टिंग में वैलिड था ना, ये बाद में वर्ड बन चुका है। जिस दिन परफॉर्मेंस करने वाले थे उस दिन गाड़ी नहीं थी, तो ये इलीगल एग्रीमेंट थोड़ी है, ये सिर्फ वर्ड एग्रीमेंट है। ये चीज याद रखना, एग्जाम में सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करने के लिए 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जो ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो आप एग्जाम्पल के साथ देते जाओ कोई भी। मैंने हर नोट्स के नीचे 2-2 एग्जाम्पल है, तो घर जाने के बाद एग्जाम्पल देखते जाओ वापस कि कैसे उसको रिवाइज करना है। बट ये जो कंसेप्ट होती है ना, वो आज के आज ही घर जाके पढ़ने का। 10 दिन के बाद पढ़ोगे तो ये क्या है, ये सर ने कब पढ़ाया था, ऐसे दिमाग में हो जाएगा आपका। क्योंकि आपका CA में सिलेबस बहुत वास्ट होता है, हर जगह से नई चीज मिलेगी। कभी इकोनॉमिक्स से आएगा कुछ सेंटेंस, कभी इधर से आएगा, कभी उधर से आएगा, आप भूल जाओगे। डेली अपडेट करते जाओ, मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ आपको, ठीक है। चलो अब इसका डिफरेंस देखो क्या बोलता है। अ वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट हो सकते हैं जो परफॉर्मेंस करना इंपॉसिबल हो सकता है। एन इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड, क्योंकि आप उसको एनफोर्स ही नहीं कर सकते ना, कोर्ट में जा ही नहीं सकते ऐसे एग्रीमेंट में। नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ। अब मुझे एक बात बताओ, जिस दिन मैं गाड़ी लेने वाला था गाड़ी चोरी हो गई, लॉ थोड़ी प्रोहिबिट करता है। हमको क्या पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर इज अनसर्टन, तो ये लॉ प्रोहिबिट नहीं करता। ये तो बाद में हुआ इंसिडेंट है, बट इलीगल में तो पहले ही पता चलता कि आपका ऑब्जेक्ट ही क्या है, इलीगल है, इसलिए तो लॉ उसको क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट। अब यहाँ पे गाड़ी चोरी हो चुकी हो, मेरी मतलब मुझे सजा मिल गई उसकी, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं हम दोनों ने की। वो तो क्या है, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है, किसी ने चोरी की, तो इस केस में मुझे थोड़ी सजा मिलेगी। बट इलीगल एग्रीमेंट में आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ही क्या है, इलीगल है। नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट में आल्सो बी वॉइड, इट मे बी वैलिड आल्सो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया ना, इसके साथ 2 एग्रीमेंट किए थे। एक गाड़ी का किया था, और गाड़ी के साथ मैंने बोला था तेरे गाड़ी के जो भी स्पेयर पार्ट्स तेरे पास होंगे वो भी मुझे थे। बट जिस दिन गाड़ी चोरी हो गई, सिर्फ गाड़ी गई, सेकंड पार्ट जो था मेरा उसमें क्या था, स्पेयर पार्ट था, वो उसके पास है, वो मैं एंटर कर सकता हूँ, वो तो वैलिड रहेगा ना, क्योंकि एक तो क्या होगा चुका, वॉइड हो चुका है, क्योंकि गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करती। बट मैंने स्पेयर पार्ट का भी इसके साथ क्या किया था, एग्रीमेंट किया था, वो तो एग्जिस्ट है ना उस दिन, वो मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो मैं कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है, वो तो वैलिड है। बट इलीगल एग्रीमेंट में आप कितने भी उसके साथ एग्रीमेंट करो, जितने भी उसके साथ करो, वो सब क्या हो जाएंगे, वॉइड ही हो जाएंगे। ये बेसिक ये डिफरेंस याद रखना, एग्जाम में पूछेंगे। कोई दिक्कत इसमें, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट 5th क्या है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसे नाम में ही लिखा है, क्या लिखा है, अनएनफोर्सेबल। इसको आप कर सकते हो क्या, कुछ एनफोर्स कर सकते हो? जिसे स्टार्टिंग में लिखा है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा है, where a contract is good in substance but because of some technical defect, absence in writing, barred by limitation। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एग्रीमेंट एंटर किया और एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था कि कोई भी इसमें अगर डिस्प्यूट होता है तो मैं कोर्ट में 3 साल के अंदर जाना चाहिए। मतलब किसी भी कोर्ट में अगर आपको जाना है तो 3 साल का टाइम पीरियड है। मतलब अगर मेरे और आपके डिस्प्यूट हो जाएंगे तो मैं कोर्ट में कितने साल तक जा सकता हूँ, सिर्फ 3 साल के अंदर मुझे जाना पड़ेगा, क्लेम फाइल करना पड़ेगा। मैं 3 साल के बाद गया तो ये एग्रीमेंट एनफोर्स कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। उसे क्या कहेंगे अपन, अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट कहेंगे। क्योंकि कभी कभी एग्रीमेंट में लिखा होता है टाइम पीरियड, कि ऐसा टाइम पीरियड लिखा होगा, अगर लिमिटेशन या लॉ में भी मेंशन किया होगा कि फॉर एग्जांपल आपका अभी आपने सीए फाउंडेशन में एडमिशन लिया है, सीएमए में, ठीक है। मैं बोलूंगा कि आज से 1 साल के पहले आपको मेरे नोट्स लेने हैं। अगर 1 साल के बाद अगर आप नहीं आओगे तो मैं आपको नोट्स नहीं दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, नोट्स लेने के लिए आपको कब आना पड़ेगा? 1 साल के पहले ही मुझे मेरे पास आना पड़ेगा। 1 साल के बाद आओगे तो मैं एनफोर्स कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो ध्यान रखना, कभी कभी लॉ में ऐसे टर्म्स होते हैं, कोई लिमिटेशन पीरियड होता है जो आपको अनएनफोर्स करना पड़ता है। आप एनफोर्स कर ही नहीं सकते, उसके लिए टाइम पीरियड होता है। तो अपन ने आज कितने कॉन्ट्रैक्ट पढ़े? 5 कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। मैं छुपा देता हूँ, कितने कॉन्ट्रैक्ट पढ़े अपन ने आज? 5 कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। सबसे पहले फर्स्ट कौन सा था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड स्टार्टिंग में था, बाद में क्या बन जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। थर्ड कौन सा था? वॉइडेबल ऑप्शन। फोर्थ कौन सा था? इलीगल एग्रीमेंट। और फिफ्थ कौन सा था? अनएनफोर्सेबल। अब मुझे इन 5 में से बताओ, ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जिसमें सिर्फ एक पार्टी अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है? ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है इसमें कि जो स्टार्टिंग में वैलिड होता है बाद में वॉइड बन जाता है? वॉइड ही।
इसमें से ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जिसका पर्पस ही अनलॉफुल होता है? इसमें से ऐसा कौन सा एग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट में एनफोर्स ही नहीं कर सकते? तो आपको सब कुछ याद है, तो ये 5 याद रखना, टोटल एग्जाम में आएंगे आपको, ठीक है, ये कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑनलाइन में कोई दिक्कत? ठीक है, चलो ये अपन ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी 5। अब आएंगे उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो ध्यान, अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब मुझे एक बात, मैंने 2 टाइप का होता है एक्सप्रेस करना, मतलब आप एक तो वर्ड से बोल सकते फेस टू फेस, या आप रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस करना मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने फोन किया सिद्धेश को, मैंने बोला हेलो सिद्धेश, सुनने आ तेरे पास जो बाइक है ना मुझे बहुत पसंद है, मेरे को 30,000 में देगा क्या तू? उसने बोला सर ओके फाइन, मैं 30,000 में दे दूंगा आपको। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मतलब मैंने एक्सप्रेस किया ऑफर, उसने एक्सेप्ट कर दिया, फोन पे ही किया, बट मैंने क्या बोला रिटर्न भी हो सकता है या वर्ड में भी हो सकता है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। आप क्या करते हो? एक्सप्रेस करते हो। ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर टेलीफोन हो या रिटर्न में कुछ भी दोगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकेंड टाइप देखना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ गोवा, आपकी नवंबर में एग्जाम है, मैं जा रहा हूँ गोवा, क्योंकि टेंशन आपको मुझे नहीं, मैं पास हो चुका, तो मैंने प्लान कर दिया कि मैं अब जाऊँगा गोवा। तो नवंबर में मैं गोवा रेलवे स्टेशन पे गया, वहाँ पे मेरे पास बहुत लगेज था, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, एक कुली आया, उस कुली ने क्या किया, वो सामान उठाया। अब उसने सामान उठाया, ठीक है, मैंने तो कुछ बोला उसको नहीं, उसने सामान उठाया। मेरे पास एक राइट है, मैं एक तो कैंसिल कर सकता हूँ कि भाई मत उठा, ठीक है, मैं देख लूंगा मेरा। अगर मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है भाई उठा, इसका मतलब ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि वो सामान उठ रहा, मतलब ठीक है उठाने दो, आपने परमिशन दे दी, मतलब इसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब अगर एक बार उसने उठा लिया, आपने अगर एक्सेप्ट कर दिया, तो आपको पे करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो इस केस में कुछ ऑफर आया था? नहीं आया था। कुछ ऑफर आया इस केस में? नहीं आया। तो ऐसे केसेस में याद रखना, जहां पे ऑफर नहीं मिलता सीधे एक्सेप्टेंस कर देते हो आप, उस केस को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अपन? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड मतलब वो ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जाम्पल आप गए कॉफी शॉप में दोस्त के साथ, आपके कोई भी आपका दोस्त, क्लोज दोस्त, बेस्ट फ्रेंड के साथ आप जाते हो कॉफी शॉप में, गए आप क्या ऑफर देते हो क्या उसको? सुनना भाई, मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ, ऐसे कॉफी वाले को बोलते आप, मैं तेरे को ऑफर देता हूँ, सुनना भाई, आप बोलता मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कंसिडरेशन देता हूँ, ऐसा होता है नहीं। आप जाते हो, ऑर्डर करते हो, आपने सीधा ऑर्डर कर दिया, ऑफर दिया आपने अगर ऑर्डर ले लिया, मतलब खा लिया पी लिया, आपने एक्सेप्ट कर दिया, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इम्प्लाइड है, आपको देना ही पड़ेगा, आपने एक्सेप्ट ही कर लिया। वो भैया आपको 500 लेगा, आपसे 1000 रुपये लेगा। कभी कभी शौक लगता है ना, इतनी महंगी कॉफी। कभी कभी अपन ऑर्डर कर दिया, भैया ये कौन सी कॉफी, बड़ा नाम होता है बड़ा, अपन दे देते ऑर्डर, उसके बाद कॉफी आ जाए, अपने को मस्त लगता, फिर बिल लिखने के बाद अरे बाप रे 250, ऐसी कौन सी कॉफी थी, बट आपको पे तो करना पड़ेगा। आपने सोचा था कि मुझे ऑफर आएगा, सर ने बताया था ऑफर आएगा, फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा, फिर कंसिडरेशन, फिर सब कुछ नहीं। कुछ केसेस में ऐसे ही होता है। जब आप बस में जाते हो पीएमटी, आप ऑफर देते हो उसको, भैया 5 में छोड़ेगा क्या उधर? आप देते हो ऑफर पीएमटी में चढ़ने के बाद, पुणे में अगर आपको चढ़ना है पीएमटी में, तो आप ऑफर देते हो उसको। जब आप एंटर करते हो बस में, तो ऑटोमेटिकली आपने एक्सेप्ट कर दिया, उसका जो भी ऑफर रहेगा आपने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। तो आपको पैसे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कोई ऑफर नहीं होता, आप एक्सेप्ट कर लिया तो समझिए ना, आपको पे करना ही पड़ेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट को टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, मतलब साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, साइलेंट, जहां पे ऑफर नहीं होता, सीधा एक्सेप्टेंस होता है, उसे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। टैसिट मतलब साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसे, ठीक है। टैसिट का मतलब है साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड कौन सा है? अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब, ये ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं एक बात बताऊं, मैं मतलब यहीं पे ऑफिस में था, अब स्विगी वाला आया, ठीक है। तो स्विगी वाले ने क्या किया, मैं यहाँ पे फूड रख दिया, मैंने ऑर्डर नहीं किया था, नहीं मैंने ऑफर दिया था, ना मैंने कुछ एक्सेप्ट किया, मैं जस्ट ऐसे बैठा था। उसने एक गुलाब जाम का पैकेट, एक रसगुल्ला पैकेट, हाँ एक समझिए ऐसे खुशी से गुलाब जाम का पैकेट, एक रसगुल्ला पैकेट रख दिया, गलती से मेरे मतलब बाजू में लेना था, अभी जिससे बाजू में बैठे थे मेरे, उसने क्या किया, मेरे यहाँ पर रख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर वो खा लिया,
मुझे पैसा देना पड़ेगा? क्योंकि मैंने तो खा लिया ना भाई, तो पे तो करना पड़ेगा ना। मैंने एक्सेप्ट करी, भगी मेरे गुड्स नहीं दिया। एक तो आपके पास दो ऑप्शंस, एक तो एक्सेप्ट कर दो, एक तो उसको वापस रिटर्न कर दो। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है। इसमें क्या आता है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट आपको क्या करना पड़ता है, वो रिटर्न करना पड़ता है। सेकेंड, अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ये गलती से आपके इसमें आ जाते हैं। आज ही इंसिडेंट हुआ मेरे पास, मैंने स्विगी से मंगाया था वो ब्राउन वाला सैंडविच, उसने मेरे को पास्ता दे दिया। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं उसको क्या कर दूं, रिटर्न कर दूं। ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, आज मैंने बोल दिया नहीं भैया मुझे ब्राउन नहीं चाहिए। उसने बोला सॉरी सर ब्राउन अभी तो नहीं हो सकता एडजस्ट, तो एक काम को आपको रिफंड दिया जाएगा। मैंने बोला ठीक है। क्वेश्चन आता है फिर ये पास्ता का करने का क्या, इस पास्ते को नहीं दूसरा रास्ता है। तो मैंने बोला ठीक है अपन खा लेते। फिर उसने बोला नहीं स्वीकार नहीं कि आप रिटर्न कर दो, तो मैंने वो खा लिया। ऐसा अपन जनरली करते हैं, बट लॉ में ऐसा लिखा होता है कि आपको क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। लॉ में सब लीगल लिखा होता है, अपनी लाइफ उसके अपोजिट होती है। अपन सब क्या करते हैं, इलीगल करते हैं। कभी कभी पीएमटी से पैसे ही नहीं, जब तक कंडक्टर हमारे पास आ जाता है तब तक हमारा स्टेशन भी आ जाता है। उसमें अपन ना ही कंसिडरेशन देते, ना ही एक्सेप्टेंस, सब निकल गया अपन। ऐसे केसेस बहुत अपनी लाइफ में होते हैं। अपना सब लाइफ अपोजिट है, ध्यान रखना। आप जब प्रैक्टिस करोगे आगे जाके, आपको पैसे इसके नहीं मिलेंगे कि बताओ इसका लॉ क्या है, बताओ ये कैसे है। लोग कांड करके आपके पास आते हैं, मैंने ऐसा कांड किया, आप बताओ हमको कैसे करेंगे इसके ऊपर, तभी आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, लॉ तो पढ़ के कोई भी बता देगा हाँ ये लॉ है, बट जब कांड करके आएंगे तब आपको उसको बराबर करना है, ठीक करना है, वही आपके पास उसका पैसा मिलता है। ब्लैक मनी को व्हाइट कन्वर्ट कैसे करना है, आपके पास आएंगे। व्हाइट वाले नहीं आएंगे आपके पास ज़्यादा। ऐसे ही लोग आते हैं, मेरे को रिटर्न भरना है, बहुत पैसा मेरे पास, लोन लेना है, ऐसे ही लोग आएंगे आपके पास। सब कांड होने के बाद लोग आपके पास आते हैं। यही तो प्रोफेशन है अपना, मजा आता है। मेरा नाम मत बोलना कि मैंने बोला था ऐसे, लोग मुझे मारेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके पहले अपन ने पढ़े थे दो कॉन्ट्रैक्ट, कितने गए, अरे इसका पेंडिंग है। कौसी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब ई इलेक्ट्रॉनिकल। आपको पता है कि जब अपन कोई मिंत्रा से कोई ऑर्डर करते हो, या आप मिंत्रा से छोड़ो, आप जो कंप्यूटर में लाइसेंस डालते हो ना किसी का एंटीवायरस, वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हो, वो आपको ऑफर देता है, आप एक्सेप्ट करते हो, कंसिडरेशन भी आता है, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ई कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि आपने तो भले ही इसमें इंसान नहीं है, बट ऑनलाइन तो आपने एक्सेप्ट कर दिया। तो टोटल 4 टाइप कॉन्ट्रैक्ट के, इधर देख के बताने का, हाँ इधर देख के बताने का सब लोग। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड इम्प्लाइड, थर्ड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक ई कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले अपन ने वैलिडिटी बेसिस पे 5 पढ़े, ठीक है। उसके बाद कौन से बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे कितने पढ़े, मैं 5 दिखाऊंगा तो 5 ही बोलोगे, 6 बोलूंगा तो 6। आप मतलब मेरे हिसाब से आप एग्जाम में कितना लिखोगे, लिखोगे आप 1 2 6, बट आपके पास 4 ही है, कहां से लोगे बाकी के 2, अपने पास से नहीं लाने का। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कितना है, 4 है अपने पास, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो इसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखो लास्ट में ईडी लिखा है, एग्जीक्यूटेड मतलब हो चुका है या होने वाला है, हो चुका है। एग्जीक्यूटेड मतलब बोथ द पार्टी परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसने बोथ द पार्टी ने परफॉर्म कर दिया। फॉर एग्जांपल ये ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस है, अब मैंने इसको पैसे दे दिए, इसने मुझे गाड़ी दे दी, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आपने एग्जीक्यूट कर दिया, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने क्या कर दी, परफॉर्म कर दी। इसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे अपन, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। देखो यहां पे लिखा है एग्जांपल में, when a grocer sells a sugar on cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract। खत्म। मेरे को शुगर चाहिए थी 50 किलो, किराना शॉप पे गया, मैंने उसको कैश दी, उसने मेरे को शुगर दी, खत्म, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आप दोनों ने परफॉर्म कर दिया। इसके अपोजिट वाला देखो सेकंड, एग्जीक्यूटरी मतलब ये परफॉर्म होने वाला है। मुझे एक बात बताओ, मेरा बर्थडे फॉर एग्जांपल 1 जुलाई, ठीक है। अब मेरे बर्थडे के दिन मैंने क्या किया, एक पेंटर है, मैंने पेंटर को एडवांस दे दिया, मैंने बोला ये ले 10 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख, मैंने बोला ये 10,000, मैं एक बढ़िया पिक्चर निकाल के खुद की, मैंने बोला बढ़िया एक पिक्चर निकाल के,
मैंने तो मेरा परफॉर्म कर दिया, सिर्फ उसका परफॉर्मेंस बाकी है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव, जिसमें एक का भी परफॉर्मेंस पेंडिंग हो सकता है या दोनों का भी परफॉर्मेंस पेंडिंग हो सकता है। देखो उसमें लिखा है किधर, हाँ, इन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन रेसिप्रोकल प्रॉमिस obligation such consideration is to be performed in future only, therefore these contracts are described as executory contract। देखो यहाँ पे लिखा है क्या, ट्यूशन लेने वाला, जैसे ट्यूशन का होता है ना आपका, अब आपने पैसे तो दे दिया, आपने आपका परफॉर्मेंस कर दिया, अब परफॉर्मेंस मेरा बाकी है, मैं फ्यूचर में करने वाला आपका परफॉर्मेंस, तो इसे कौन सा कहेंगे अपन? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, इसमें दो टाइप आता है, एक आता है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मतलब which one party has performed his duty, the other party obligation is outstanding। फॉर एग्जाम्पल क्लास का एग्जाम्पल बोलो तो, आपने पैसे दे दिए, आपका परफॉर्मेंस हो चुका है, परफॉर्मेंस मेरा पेंडिंग है, तो इसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? यूनिलैटरल, सिर्फ एक का परफॉर्मेंस पेंडिंग है। बायोलैटरल मतलब where the obligation is promised outstanding on the part of both the parties। क्या बोला? मैंने फोन किया, मैंने बोला एक काम कर सिद्धेश, तू शाम को आ जा 6 बजे, मैं क्या देखो 30,000 दूंगा, तू भी मेरे को बाइक दे। अब तक हमने परफॉर्म किया कि दोनों ने? नहीं किया। मैंने इसको गाड़ी दी, इसने मेरे को गाड़ी दी, नहीं दी। मैंने इसको कैश दी, नहीं दी। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? बायलैटरल, जिसमें दोनों ने पार्टी ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया। बट अगर एक ने परफॉर्म किया तो उसे क्या कहेंगे अपन? क्या देख रहे हो, इधर देख के बताओ, यूनिलैटरल कहेंगे उसे, ध्यान रखना। एक पार्टी का अगर परफॉर्मेंस पेंडिंग रहता है तो उसे क्या कहेंगे अपन? और दोनों का रहेगा तो ध्यान दिमाग में डाल दो। कितने टाइप थे अपन ने पढ़े? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने थे? अब मैं देखूंगा ना आपको, मेरे हाथ के ऊपर आप कितने आते। चलो एक बार रिवाइज करते, इधर एक डायग्राम बनाने का मस्त, एग्जाम में आगे पूछते थे कैसे बनाने का, मेरे कुछ पता नहीं। चलो सबसे पहले देखो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लिखा सबने नोटबुक में। अभी तक तो आप नोटबुक ओपन कर रहे हो, कब आपका पेन निकलेगा, उसकी कैप निकलेगी, शाम हो जाएगी। लिखा कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी नोटबुक निकालो प्लीज, ठीक है, नहीं तो मैं आऊंगा वहां पर। चलो कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट में लिखो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी फर्स्ट, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ क्या था? चुप बैठो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ऐसे 3 डायग्राम निकाले क्या? इसमें आएगा वैलिडिटी, सेकंड आएगा फॉर्मेशन, थर्ड आएगा परफॉर्मेंस। ठीक है, अब वैलिडिटी में सबसे पहले फर्स्ट क्या आएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड के बाद वॉइड, के बाद वॉइडल, के बाद उसके बाद सीक्वेंस। देखो वैलिड से वॉइड बनता है, वॉइड से वॉइडेबल, वॉइडेबल से इलीगल, और वो तो अनएनफोर्सेबल। 5 कॉन्ट्रैक्ट है, देखो 2 3 4 5। पहले आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ है आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ है आपका अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल, 5 कॉन्ट्रैक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। भूल जाते हो आप लोग, गजनी हो चुके सब लॉकडाउन में। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। लिखो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है आपका थर्ड भूल गए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, बस 2 ही है। हे भगवान उठा ले, हाँ तो बोलो ना क्वासी, पूछ रहे हो मुझे क्वासी सर? अगर तुम कॉन्फिडेंटली बोलो ना सर, थर्ड है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ कौन सा है? ई कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन है, मेरे को एक डाउट है, मुझको एक डाउट है, इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो गलती से हो जाता है? मतलब मेरे यहाँ पे गुड्स पड़े हुए हैं, मेरे को पता नहीं किसके है, मैंने एक्सेप्ट कर दिया,
या मैंने रिटर्न करना चाहता हूँ, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ई तो वही है ना जो ई ऑनलाइन किया जाता है। मैं गया एक गार्डन में गया, उस गार्डन वाले ने मुझे 5 रुपए का टिकट दिया, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मैं गार्डन में एंटर कर चुका हूँ। हाँ, गार्डन में अगर आप एंटर कर चुके हो तो आपने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया उसको ऑफर, उसके रेट जो भी रेट्स थे उसने आपने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। आपको तो पे करना पड़ेगा ना, आप थोड़ी पूछोगे तूने तो ऑफर नहीं दिया मुझे। सही, तो कहीं जाओगे गार्डन में, आप आपका देख लो। चलो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसमें एक ही बंदे ने परफॉर्म किया तो उसे क्या कहेंगे? यूनिलैटरल। दोनों ने परफॉर्म किया तो, और दो से ज्यादा किया तो बाइलैटरल होते हैं। उल्टीलैटरल, हाँ मल्टीलैटरल। उल्टी कैसे? चलो याद हुआ सब कुछ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एग्जाम्पल दिए हर कंसेप्ट के बाद। अगर आपको लगता है कि और एग्जाम्पल चाहिए तो आप आपके खुद के डाल सकते हो, वहां पर एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको एग्जाम में पूछ नहीं आएगा घर पे कि आपने एक्स्ट्रा क्यों लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो यहां तक किसी को डाउट? अपन वैलिड से सीधा अनएनफोर्सेबल इलीगल तक सब कुछ आ चुके। अभी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, उसका नाम ही इतना अच्छा है, प्रपोजल, ऑफर। ए ऑफर, ए सेक्शन क्या है? ए ऑफर लेना, ठीक है। चलो अब देखो सबसे पहले क्या लिखा है, ऑफर के डेफिनेशन। ऑफर मतलब प्रपोजल। ऑफर मतलब क्या होता है? प्रपोजल ये होता है। मुझे एक बात बताओ, आपके ऊपर कुछ लिमिटेशन होती है क्या? प्रपोजल एक ही बंदे को दे सकते, आप कितने सारे भी लोगों को दे सकते हैं प्रपोजल? आप देखो ना कभी न्यूज़पेपर में आता है, आपने देखो महानगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो काम होता है वो इन्विटेशन देते हैं न्यूज़पेपर में कि हमारे गड्ढे का काम करना इतना कॉस्ट होती है। एक बार आपने देखो ऑक्शन होता है कभी कभी, तो जो देते हैं वो इन्विटेशन ऑफ ऑफर, सबको दे सकते हैं अपन। जो बंदा अकेले एक्सेप्ट करेगा उस दोनों में क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। तो ऐसे भी आ जाते हैं ऑफर। ध्यान रखना, ऐसे नहीं किसी ऑफर में एक ही बंदे को दे सकते हो, डिपेंड करता है आपके कितने भी बंदे हो सकते हैं, मतलब कितने भी आपके लोग हो सकते हैं, कितने भी आपके कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है। चलो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन का सेक्शन क्या है? 2A। अभी ABCD से सब याद रखेंगे। ए बोले तो क्या? ए बोले तो ऑफर, ए बोले तो ऑफर, बी बोले तो प्रॉमिस, ई बोले तो, एच बोले तो, बस यही चाहिए। चलो, when one person signifies to another, signifies मतलब वो कहता है कि मुझे चाहिए, signifies to another his willingness, मतलब मेरी इच्छा है खुद से। क्या है willingness? मतलब will होनी चाहिए, खुद की इच्छा होनी चाहिए, किसी के undue influence से नहीं, खुद की will से। to do or abstain from, abstain मतलब अपन देखो दो टाइप होते हैं इसमें, एक तो कुछ कर, एक तो ना कर। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं आपको, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं इस केस में, ठीक है। एक तो कुछ करने का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या कुछ ना करने का। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अब एक गवर्नमेंट का टेंडर है, ठीक है, 50 लाख का, तो उसमें सिद्धेश भी पार्टिसिपेट करना चाहता, मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि वो एक काम कर, मैं तेरे को 10 लाख देता, तू उसमें एंटर मत कर उस एग्रीमेंट में। हम दोनों ने तो एग्रीमेंट कर दिया, बट कुछ करने का एग्रीमेंट नहीं, कुछ ना करने का भी एग्रीमेंट कर सकते हो, आप कर सकते हो। मैंने इसको पैसे दिए 10 लाख रुपए, मैंने इसको ऑफर दे दिया, इसने एक्सेप्ट कर दिया कि मैं ठीक है, मैं उसमें उस पर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस ई टेंडर में, तो ये भी क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में आप एक तो कर सकते हैं या ना करने का भी एग्रीमेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर टू सच एन, क्या है abstain is said to make a proposal, कुछ नहीं बकवास लिखा, सीधे याद रखो। अगर खुद से, अगर विल से अगर किसी को ऑफर देते, वो प्रपोजल आपका क्या है? सामने वाले ने अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाएगा? फिर प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस आपको पता है कैसे होते हैं। चलो अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को एनालाइज किया। देखो जो बंदा प्रपोज करता है, प्रपोज मतलब ऑफर, जो बंदा प्रपोज करता है उसे क्या कहेंगे अपन? प्रपोजल, ई आ लगता है। और जिसके पास आता है प्रपोजी कहते हैं, मतलब ऑफरर कहते हैं, ऑफरी कहते हैं, जिसके पास आता है वो ही बन जाता है, ई कहते हैं।
ध्यान रखना, जिसको भी अपन ऑफर देंगे ना उसके नीचे ER लगता है, जो भी देता है ER, ऑफर प्रपोजर। जिसको मिलता है वो प्रपोजी बनता है, ऑफरी बनता है। दो लोग होते हैं इसमें, ध्यान रखना। ऑफर देने वाला कौन होता है? ऑफर देने वाला कौन होता है? ऑफर। जो एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहेंगे? हाँ, ऑफरी कहना, ध्यान रखना। जिसके पास कुछ भी चल जाता है उसे ई कहते हैं, ई। चलो, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल ऑफर इज कॉल्ड द प्रपोजर। अपन ने पढ़ा प्रोमिसर। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। उसकी इच्छा होनी चाहिए। मैंने बोला ना, आपको विल होनी चाहिए। आपकी विल है तो भी क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट होगा। The willingness must be expressed with a view to obtain the assent of other party to whom the offer is made. आप देखो, सुनो, जब आप ऑफर देना चाहते हो सामने वाले को, आपकी इच्छा क्या होती है अंदर? उसने क्या देनी चाहिए आपको? आप जब सामने वाले को ऑफर देते हो तो आपकी क्या इच्छा होती है कि उसने क्या देना चाहिए उस ऑफर को? एक्सेप्टेंस देना चाहिए। यही तो आपकी इच्छा होती है, यही तो आपकी विल होती है कि आप एक्सेप्ट करते हो कि सामने वाला बंदा क्या देगा आपको? एक्सेप्टेंस देगा। An offer can be positive or negative. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ध्यान दो। पॉजिटिव मतलब हाँ मतलब पॉजिटिव, ना मतलब नेगेटिव, ऐसा कर दे दो। अब मैंने इसको बोला, मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैंने बोला एक काम कर, तू मेरे को गाड़ी देते कि मैं तेरे को पैसा दूंगा। ये पॉजिटिव है। इसने मैंने जो बोला उसने किया। अब मैंने इसको एक बोला कि हम एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वहां पे, ठीक है, वहां पे उनका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, वहां पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो उसमें पार्टिसिपेशन करने वाले हम दोनों लोग, ठीक है। तो मैंने इसको बोला एक काम कर, मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे, तू उसमें पार्टिसिपेट मत कर। अगर ये नहीं करेगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि तू क्या कर, पार्टिसिपेशन मत कर। ये कौन सा एक्ट है? ये निगेटिव एक्ट है। जब किसी वाले सामने वाले बंदे को अगर आप बोलते हो कि ये एक्ट मत कर, तो ये क्या बन जाता है? निगेटिव एक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में दो एक्ट हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम में इसके ऊपर केस लो आ सकती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। बोथ, दोनों भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। अब देखो, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले लिखा है जनरल ऑफर। जनरल में क्या लिखा है? इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर एक्ट। मुझे एक बात बताओ, अब मैंने ऑफर दे दिया क्लास में कि जो बंदा कल से 2 बजे आएगा, एग्जैक्ट 2 बजे, उसको मैं एक डेली मिल्क दूंगा। ऐसा समझो मत, एग्जांपल दो। मैंने बोला जो बंदा कल सुबह 2 बजे आएगा, सुबह नहीं, दोपहर को 2 बजे आएगा तो मैं उसको डेली मिल्क दूंगा। मैंने जनरल ऑफर दिया। इसमें से एक्सेप्ट कौन करेगा? जो पहले यहाँ पे 2 बजे आएगा। तो जनरल ऑफर में क्या होता है? आप ऑफर सबको देते हो। ये मेरा ओपन इन्विटेशन ऑफर है। शादी में कैसा होता है? बायोडाटा, आपका शादी.com पे बायोडाटा आता है, आप ऑफर देते हो, यही ऑफर ही होता है। शादी मतलब क्या? ऑफर एक्सेप्टेंस है। आपका बायोडाटा वहां पे प्लेस होता है, सबको दिखता है, सबको ऑफर मिलता है। जितनी मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लड़का हूँ, तो अभी यहाँ पे क्या, मैंने शादी.com में मेरा बायोडाटा रख दिया। अब मेरा ऑफर है, आप जितनी भी लड़कियां देखेंगे उनके लिए तो जनरल ऑफर है। उसमें से कोई एक लड़की सिलेक्ट करेगी तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो जनरल ऑफर किसी के लिए भी हो सकता है, बट जो बंदा उसमें से एक्सेप्ट करेगा वो कौन बनेगा? मैं अगर ऑफर कर दूं तो वो क्या बन जाएगी? ऑफर ही बन जाएगी, ठीक है। ओके, जनरल ऑफर इज क्या बोला? विड्रॉन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम, इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफर। मुझे एक बात बताओ, इसमें से कोई भी बंदा सिलेक्ट कर सकता है? यहां पे लिखा है कि इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम, इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफर। इसका पीरियड कब तक कंटिन्यू होगा पता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैंने जनरल ऑफर दे दिया, ठीक है, मैंने बोला मेरी शादी, मैंने बायोडाटा रख दिया, ये ऑफर कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक शादी नहीं, शादी के पहले क्या आना चाहिए? जिस दिन एक्सेप्टेंस आ जाएगा, आपका जो ऑफर का पीरियड है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। भले दूसरी शादी करना वो बात मत है, बट पहली शादी की बात करूं मैं। जी, आपका ऑफर कब तक खुला रहेगा? जब तक सामने से क्या नहीं आता। और जहां पे आपका एक्सेप्टेंस आ गए तो आपका ऑफर का पीरियड खत्म हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपका ऑफर पीरियड कब खत्म होता है? जिस दिन उसने एक्सेप्टेंस कर दिया उस दिन आपका ऑफर का पीरियड खत्म हो जाएगा। आपको अगर विड्रॉ करना है तो कर सकते हैं, बट कब विड्रॉ कर सकते हो?
शादी होने के बाद, शादी होने के बाद विड्रॉ करके क्या फायदा है? एक्सेप्टेंस करने से पहले आप क्या कर सकते हो, उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उसने एक बार एक्सेप्ट कर दिया, आपका छुटकारा नहीं फिर लाइफ टाइम तक। आपको शादी करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं आपको। तो ध्यान रखना, विड्रॉ करना तो कब कर सकते हैं? बिफोर एक्सेप्टेंस। चलो, स्पेशल ऑफर मतलब ये तो जनरल वैसा पूरा किया था। स्पेशल ऑफर मतलब जनरल, ये अपना तुमको पता है अरेंज मैरिज मतलब क्या होता है पता है? अरेंज मैरिज पता है सबको? अरेंज मैरिज मतलब जनरल ऑफर, लव मैरिज मतलब स्पेशल ऑफर किसी एक बंदे के लिए होता है। ऐसे घर पे बोलना मत कि सर ने एग्जाम्पल दिया है, बट ये अभी का लेटेस्ट एग्जाम्पल है मेरे एज के हिसाब से, मैं इसी बोलूँ। तो घर वाले बोल, जो भी ऑनलाइन देख रहे बच्चों, ये ऐसे समझने का पर्पज समझो, बाकी कुछ नहीं। मुझे एक बात बताओ, जो अपना अरेंज मैरिज होता है वो क्या होता है? जनरल ऑफर होता है, जिसमें जो भी आएगा जाते देखेगा चले जाएगा, देखेगा चले जाएगा, देखेगा चले जाएगा, जो भी उसको पसंद आ जाएगा, जब भी एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा ऑफर। इसमें आपको सिर्फ ऑफर एक ही बंदे को देना है, उस बंदे ने एक्सेप्ट कर दिया तो ये आपका कौन सा ऑफर बन जाता है? ये आपका स्पेसिफिक ऑफर बन जाता है, जिसमें आपको जो स्पेसिफिक पर्सन चाहिए आप उसको ही क्या देते हो? ऑफर देते हो। समझा बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? क्रॉस ऑफर। When two parties exchange identical offer in ignorance at the time of each other's offer, the offer are called cross offer. अब सुनो, मैंने इसको बोला था फोन, मतलब इसको मैंने मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप पे कि तेरी बाइक मेरे को चाहिए 30,000 में, मैंने इसको ऑफर दे दिया। इसका नेट बंद था, इसने मुझे फोन किया, सुनना यार मेरे को गाड़ी बेचनी है 30,000 में। मैंने भी ऑफर दिया था, इसने भी ऑफर दिया, दोनों जब ऑफर देते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? क्रॉस ऑफर कहते हैं। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, मतलब ये भूल चुका है देखना व्हाट्सएप कि मैंने इसको मैसेज किया था ऑलरेडी, तो इसने भी सेम थिंग कही, तो इसे क्या कहते हैं अपन? क्रॉस ऑफर कहते हैं। देखो क्या लिखा है, there is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be construed as acceptance of the another's offers। मतलब यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, देखो पढ़ो एक बार क्या बोला है। ए ने बोला था कि प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर 2 lakhs and B without knowing the proposal of A makes an offer to purchase the same car at 2 lakhs। मतलब मैंने ऑफर दिया था 30,000 का उसको कि मेरे को तो बाइक परचेस करनी है, बट इसको पता नहीं था, व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया, इसने मुझे कॉल करके बोला कि मेरे को गाड़ी बेचनी है 30,000 का। ऑफर तो सेम था, बट इसे अपन स्पेशल ऑफर या जनरल ऑफर नहीं कहेंगे, अपन इसे क्या कहेंगे? क्रॉस ऑफर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग ऑफर, मतलब an offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing or continuing offer। Tender that are invited for supply of goods is a kind of standing offer। मतलब आपको पता है मैंने बोला था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर कोई ब्रिज बनाना है या कोई ब्रिज या कोई रोड भी बनाना हो तो एक ऑफर डालते हो, टेंडर डालते हो। वो टेंडर तब तक ओपन रहेगा जब तक उसको क्या नहीं मिल जाएगा? एक्सेप्टेंस नहीं मिल जाएगा। तो ये कौन सा ऑफर होता है? ये कंटिन्यूइंग ऑफर होता है, ये कंटिन्यू ऑफर होता है, ध्यान रखना। सॉरी आंखों की परेशानी। देखो काउंटर ऑफर क्या कहते हैं? व्हेन द ऑफर ही, किसने बोला यहाँ पे? मतलब सामने वाला पर्सन। मैंने ऑफर दे दिया था कि मुझे 30,000 में तेरी बाइक परचेस करनी है, बट इसने मेरे को काउंटर ऑफर दिया कि मेरे को 32,000 में बेचनी है। ये कौन सा ऑफर? काउंटर। देखो क्या लिखा है, when the offer offers to qualified acceptance of the offer subject to modification कर दिया उसने। मैंने 30,000 का किया तो ऑफर, उसने काउंटर ऑफर मॉडिफाइड किया, 32,000 में मुझे दिया। वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, he is said to have made a counter offer। counter offer amounts to rejection of the original offer, it is called as conditional acceptance। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ऑफर कितना दिया था? 30,000 का ऑफर दिया था, इसने उसको मॉडिफाई कर दिया कि बोला मुझे 30,000 में नहीं देना है, मुझे 32,000 में गाड़ी बेचनी है। तो ओरिजिनल जो ऑफर था वो तो रिजेक्ट होगा। इसका मतलब ये तो इंप्लाइड आप समझ लो कि ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया? मेरे को फिर वापस काउंटर ऑफर दिया। काउंटर ऑफर में क्या हो सकता है? मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, इसलिए तो उसे काउंटर ऑफर कहते हैं। अगर सेम रहेगा तो मैंने इसको 30,000 दिया था, इसने भी मुझे 30,000 का ऑफर दिया, तो इसे क्या कहेंगे अपन?
क्रॉस ऑफर, ये चीज दिमाग में डाल लो, एग्जाम में पूछेंगे। सेम अगर अमाउंट रहेगी तो मैंने भी 30,000 का दिया, इसने भी 30,000 का दिया, तो ये क्रॉस ऑफर है। बट मैंने 30,000 का दिया, इसने 32,000 का मुझे ऑफर दिया, तो ये क्या होगा? काउंटर ऑफर होगा। काउंटर ऑफर में ओरिजिनल ऑफर आपका क्या बन जाता है? रिजेक्ट बन जाता है, कैंसिल हो जाता है। एग्जाम में ऐसी केस को डाल सकते हैं आपको। ये चीज याद रखना कि क्रॉस ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर क्या होता है। तो कितने टाइप के थे? ई मतलब 5, छुपा लो। अब मुझे बात बताओ, सबसे पहला कौन सा ऑफर था? जनरल, सेकेंड स्पेशल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पक्का याद है? टोटल 5 है या 6? टोटल 5 है, टोटल 5 है। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा ऑफर है जो सिर्फ मैं एक ही बंदे को दे सकता हूँ? मेरे को सबको देना है। मेरे को ओरिजिनल उसने कैंसिल कर दिया, ओरिजिनल जो था ऑफर उसने कैंसिल कर दिया, नया ऑफर दे दिया, तो सेम ऑफर दिया, उसके दिल में जो था वो सेम मेरे दिल में, मतलब क्रॉस ऑफर। मेरे दिल में वो नहीं है जो उसके दिल में है, काउंटर ऑफर। ऐसे घर पे मत बोलना, मैंने बोला है हेडफोन यूज हेडफोन, ये सिर्फ समझने की। चलो, तो अपन ने क्या पढ़ा आज? अभी 2 ही बजे, सॉरी 3 बजे। चलो, क्या क्या पढ़ा अपन ने आज? सबसे पहले क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में अपन 3 पढ़े थे, 3 पढ़े थे। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में कितने आते हैं? 5 आते हैं, 5 आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसने ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वापस सेकेंड वाला ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, उसमें फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्म कैसा होता है कॉन्ट्रैक्ट? एक तो एक्सप्रेस करके, पहले एक्सप्रेस, सेकेंड क्या? एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, थर्ड, फोर्थ, सीधा ही कॉन्ट्रैक्ट पे 4 ही है उसमें, पक्का? तो हाँ, कॉन्फिडेंट बोला ना फिर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एग्जीक्यूटेड, पहले एग्जीक्यूटेड है, सेकेंड नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो ऐसे बोल। और इसमें क्या कितने कंडीशन थे टोटल? कितने ऑफर्स थे टोटल? 5। फर्स्ट कौन सा है? दूसरा, तीसरा, फोर्थ काउंटर, फिफ्थ कंटिन्यूटी, सिक्स्थ, बस 5। चलो, आपको इस वीक में मैं सैटरडे को शायद एक टेस्ट दूंगा मस्त। जो बच्चे सीए वाले उनको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, सीए में सीएस को दोनों मिलेगा कंबाइन, सॉरी सीए में को कंबाइन मिलेगा डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, और जो सीएस में उनको तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा क्योंकि उनकी तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो अब मैं एग्जांपल दूंगा, केस लॉस दूंगा, आपको समझना कैसे करना। मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी बता तो एग्जाम देके क्या फायदा फिर। और मेरे को कोई मैसेज करके नहीं बताएगा सर क्वेश्चन क्या आना होगा बताओ, जो पढ़ा है वो इस पे ही क्वेश्चन आएंगे। सीएमई की बुक कल आ जाएगी आपकी, वो आज भी नहीं, मतलब आज शाम तक आ जाएगी, बट आपको लेट हो जाएगा, कल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, अब देखो आप लोगों को अभी इनमें से कितने लोग अभी 11th में आप हो ना? 11th में कौन है आप? 12th में कौन है अभी? 12th में कोई नहीं, सब 12th पास, मतलब रिजल्ट पास होने वाले वैसे ही बच्चे सब लोग। भगवान भरोसे, गवर्नमेंट आपको बहुत बढ़िया आपका। मैं जब 10 में था तब मेरे को 30 मार्क्स एक्स्ट्रा आए थे। उस टाइम मराठी में भूमिति का एक सब्जेक्ट था। भूमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी नहीं, जियोमेट्री। क्या ज्योमेट्री कहते हैं ना शायद? हाँ ज्योमेट्री कुछ तो शायद कहते, पता नहीं उस टाइम पे क्या सब्जेक्ट थे। उस टाइम मेरे को कुछ 30 मार्क्स कम थे एग्जाम, तब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो कुछ क्वेश्चन गलत हुआ था कि सबको 30 मार्क्स देंगे। उस टाइम में 10 पास हो चुका था 30 मार्क्स। आप अभी तुम्हारा टाइम है, गवर्नमेंट आपको भी पास करेंगे। आपको अराउंड सबको 60, 70, 80 तक सबको आ जाएंगे,
मतलब ज्यादा, किसको ज्यादा भी आ सकते, किसी को कम, बट पास इस बार सब होने वाले, इस बार फेल कोई नहीं होगा, सब पास होने वाले। इस बार कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। कहाँ पे बढ़ेगा? CACS में नहीं बढ़ेगा। जो BCom कैटेगरी होती है, MBA, BBA, लॉ, इस कैटेगरी में बहुत कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि सब लोग मार्केट में आएंगे इस बार। कुछ बच्चे तो फेल होते थे फिर बाद में आते थे, अभी तो सब साथ में आएंगे और इस बार सबको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, तो कंपटीशन जो आपके लिए बहुत होगा। बट CACS CMA का कभी भी आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा, आपका स्कोप कभी भी अच्छा ही रहेगा, ये चीज़ याद रखना। उसका पेमेंट काफ़ी अच्छा होगा। आप अभी मतलब सोचो, आपके फ्रेंड्स BCom में बोला मैंने 7,000 कमाएंगे, आप लोग तो 30,000 का आपको स्टार्टिंग मिलेगा। 30,000 जब आते हैं तब इंसान की होश चला जाता है कि 30,000 कहाँ पे उड़ाएंगे 30,000, वही, क्योंकि आपने को आदत होती है तो 2,000 3,000 घर से आते, 5,000 आते, सीधा 30,000 पर ही सैलरी आ जाती है, तो इंसान ऐसा लगता है कि कहाँ पे उड़ाऊँ मैं पैसा। बाद में 40-50,000 बढ़ जाते हैं, तो आपको आदत नहीं लगती, लाइफ स्टाइल बन जाती है अच्छी, फिर अच्छी आदतें बन जाती है। डिपेंड आप किसके साथ करते हो। चलो बहुत अच्छा करिएगा। मैंने को जब सैलरी फर्स्ट मैंने आर्टिफिशियल जब ज्वाइन की थी एक लिस्टेड कंपनी में, तब मेरे को 6,000 कुछ मिलता था शायद। जब मैंने आर्टिफिशियल खत्म की मेरे को 30,000 आने लगा। अपना जो बजट था, वो जो फ्रेमवर्क होती है ना, वो अपनी 4,000 5,000 में रहने की फ्रेमवर्क होती है, बट जैसे अपने को सैलरी 30,000 आ जाती है, वो फ्रेम हट जाती है। अपन चाहे उतना खर्च कर सकते हो, ये स्कोप ऐसा है, ये ऐसा है सेक्टर, बट आपका सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। देखो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे मस्त लेटे हुए देखते हैं, शायद ऑनलाइन का पता ही नहीं चलता मेरे को, बच्चे बैठे या देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, सब समझ है आपको। चलो नेक्स्ट क्या है? इसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। अब नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, सबसे पहले फर्स्ट, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स। देखा आप सबको? Offer must be such as in law is capable of being accepted and giving rise to legal relationship. If the offer does not intend to give rise to legal consequences creating legal relationship, it is not considered as a valid offer in the eye of law. मतलब मैंने आपको बोला था सबसे पहले, लीगल रिलेशनशिप मतलब मैं और मेरी वाइफ की लीगल रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप है, तो वैसे वाले कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हैं आप? मैंने बोला था डोमेस्टिक एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। तो ऑफर देने के लिए सबसे पहले आपकी एक लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, तभी आप ऑफर दे सकते हो। जैसे मैंने बोला ना, आपने आपके पापा को बोला कि पापा अगर मैं इस बार CA पास हो जाता हूँ या CA में फाउंडेशन पास हो जाता हूँ, मेरे को 10 लाख का इनाम चाहिए। समझो 10 लाख का इनाम चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, पापा ने अगर डिनाई कर दिया तो आप उनको कोर्ट में लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे। ये आपका सोशल लव एंड अफेक्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो ध्यान रखना सबसे पहले ऑफर देने से पहले आपके और सामने वाली पार्टी में एक लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। सेकंड क्या है? इट मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट मतलब मैंने बोला था लास्ट टाइम आपको, मैंने एक इसकी शुगर की फैक्ट्री या इसकी ऑयल की फैक्ट्री, मैंने बोला है मेरे को 100 लीटर ऑयल चाहिए, बट मैंने ये नहीं बोला कि कौन सा टाइप का ऑयल चाहिए। तो मैंने बोला जब आपका कॉन्ट्रैक्ट इनडेफिनेट होगा, जिसमें कोई मीनिंग नहीं होगा, जिसमें कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा? आप कोर्ट में क्या बताओगे कौन सा ऑयल? आपको क्या होना चाहिए? वो डेफिनेट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो। ठीक है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। अब मुझे एक बात बताओ, जो ऑफर देता है अपन उसको क्या बोलते हैं? ऑफर। जो एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं? यहां पर लिखा इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। मैं ऑफर जिसको देना चाहता हूं उसको पता होना चाहिए कि मैं ऑफर दे रहा हूं। पता होना चाहिए, ऑब्वियसली पता होना चाहिए। तो उसके मामा पापा को थोड़ी देंगे अपन ऑफर। उसको ऑफर दिया तो एक्सेप्टेंस किसका आना चाहिए? उसका ही आना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? ऑफर दी उसको दिया और उसके बहन ने उसके भाई ने आपको एक्सेप्टेंस दे दिया, चलेगा? क्योंकि एग्रीमेंट आप उसके साथ करना चाहते हो, किसी और के साथ नहीं। ध्यान रखना, जब आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो ऑफर होना चाहिए वो किस तक पहुंचना चाहिए? ऑफर ही। एग्जाम्पल में बता दो आपको, मैंने इसको लेटर लिखा सिद्धेश को कि यार मेरे को तेरी गाड़ी परचेस करनी है, ठीक है, ये रहता है गोवा में, मैंने इसको लेटर भेज दिया कि मेरे को तेरी गाड़ी चाहिए। इसको लेटर पहुंचा ही नहीं, मुझे बताओ मेरा ऑफर एक्सेप्ट होगा क्या? नहीं हुआ, क्योंकि इसने एक्सेप्टेंस ही नहीं आया, इसको मिला ही नहीं, इसका कम्युनिकेशन इसके पास आया ही नहीं। तो ये ऑफर आपका नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, तो ये प्रॉमिस नहीं बनेगा। अगर प्रॉमिस नहीं बनता है तो आप इसको एनफोर्स ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेप्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो क्या बोला यहाँ पे, अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट। कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस कहां से आएगा? सीधी बात है।
देखो, एंड डज नॉट कॉन्फर एनी राइट ऑन द एक्सेप्टर। अब मुझे एक बात बताओ, इसको कम्युनिकेशन मिला ही नहीं, इसके पास कुछ राइट मिलेगा फिर? अब इसके पास कम्युनिकेशन गया ही नहीं, इसके पास लेटर मिला ही नहीं इसको कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए, तो इसके पास राइट होगा कि मेरे से पैसे मांगेगा? नहीं मांग सकता, क्योंकि इसने पहले एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसको पता ही नहीं कि ऑफर क्या है, तो ये कैसे राइट मांग सकता है? मतलब किससे कैसे मांग सकता है? मुझसे नहीं मांग सकता। चलो नेक्स्ट, अब आप एग्जाम में क्या करते जाओ, ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त एक केस लॉ है। एग्जाम जो बच्चे सीए में सीएमए में, आप केस लॉ लिखते जाओ। अभी यहाँ पे देखो एक केस लॉ दी है, इन द केस ऑफ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। यहाँ पे भी सेम हुआ था। इसका क्या हुआ था? इसका नेफ्यू था, मिसिंग हो गया था। नेफ्यू क्या हो गया था इसका? मिसिंग हो चुका था। इसने एडवर्टाइजमेंट दी थी कि जो इसको ढूंढ के देगा मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा। मेरा है भागते भागते ढूंढने, पूरी दुनिया में ढूंढ रहा हूँ मैं, उसको 10 लाख रुपए मिलेगा मुझे। मैंने अगर उसको नेफ्यू उसके पास दे दिया तो मुझे क्या मिलेगा? कंसिडरेशन मुझे मिल जाएगा, ये ऑफर बन जाएगा। बट सिद्धेश को पता ही नहीं था कि 10 लाख का ऑफर है, सिद्धेश को मिल जाए, सिद्धेश ने दे दिया उसको, ये लो तुम्हारा नेफ्यू, और घर चला गया। बाद में इसको पता चला कि ऐसा ऑफर था 10 लाख का, फिर उसके पास गया। ये एनफोर्स कर सकता है? इसको तो ऑफर पता भी नहीं है, इसने बच्चा दे दिया उनका वापस और घर चला गया। बाद में इसको पता चला कि अरे यार ये तो ऐसा 10 लाख का इनाम था, ये वापस उनके पास गया। बताओ वो उनसे कंसिडरेशन मांग सकता है? कंसिडरेशन मांग सकता है उनसे? डेफिनेटली नहीं मांग सकता। जिस टाइम पे ऑफर दिया था इसका कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ ना, और इसका उस टाइम कम्युनिकेशन नहीं, इसको पता ही नहीं, तो इसका एक्सेप्टेंस का आएगा? और इसका एक्सेप्टेंस कब आया? जब इसने परफॉर्म किया, फिर बाद में इसको पता चला, तब इसका एक्सेप्टेंस आया कि मुझे पता चल गया ऐसा ऑफर था। मतलब इसका मतलब आपको ऑफर ही पता नहीं था। और जिसको ऑफर पता नहीं है, मैंने क्या बोला था सबसे पहले, फर्स्ट कंडीशन, सामने वाले पर्सन को ऑफर पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी तो ये क्या होगा? एनफोर्स होगा। बट इसको पता ही नहीं था, इसने तो ऐसे ही लाया कि टीचर मैं देता हूं ढूंढ के, तो इसको मिल जाता है, ये दे देता है वो बच्चा उनके पास, तो ये एनफोर्स नहीं कर सकता कि उसको ऑफर ही नहीं पता था। और जब मैंने बताया जब कंप्लीट हो जाएगा, इसने बच्चा दे दिया, वो ऑफर क्लोज हो जाएगा। ऑफर क्लोज कब तक होता है? जब तक उसका जो ड्यूरेशन होता है, जब तक उसका इंटेंशन होता है, जब ऑब्जेक्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद उसका ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। इसमें ड्यूरेशन क्या था? बच्चा मिलने तक ड्यूरेशन था कि मेरा जब बच्चा मिल जाएगा तो ये ऑफर जो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसने बच्चा दे दिया, घर चला गया, ऑफर खत्म। और जब ऑफर क्लोज हो जाएगी वापस जाएगा उसके पास? नहीं जा सकता। जब आप वो ऑफर के टाइम इसको पता होना चाहिए, इसके पास कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी तो ऑफर आप क्या कर सकते हो? एनफोर्स कर सकते हो। ये चीज याद में दिमाग में डाल लो, पहले सोच लो थोड़ा, कोई भी आंसर एग्जाम में लिखते टाइम कि ऐसा कैसा हो सकता है। आपको एग्जाम में कोई केस लॉस डालेंगे, ऐसे क्वेश्चन डालेंगे, एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको कि ऐसा ऐसा बच्चा घूम रहा है किसी का, आपको बाद में पता चला कि अरे यार मैंने तो बच्चा नहीं दिया, मेरे को तो पैसे नहीं मिले। आप बाद में नहीं जा सकते क्योंकि ऑफर क्लोज हो चुका है। जहां तक ऑफर ओपन होता है वहीं तक आप क्या कर सकते हो? एक्सेप्ट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। एक बार ऑफर खत्म हो चुका है तो आप वापस क्लेम नहीं कर सकते। कुछ डाउट? तो इसमें वही कहा था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। एग्जाम में कभी भी केस लॉ अगर लिखना है ना, फैक्ट नहीं लिखने का कि बच्चा गया था नदी पे फिर उसको पता चला मैं घर गई, ये नहीं, एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट हेल्ड दैट वंस ऑफर इज क्लोज नो वन कैन क्लेम इट। सिंपल, आपके वर्ड में ऐसा आना चाहिए, ये फैक्चुअल नहीं चाहिए उसको। एग्जामिनर को, एग्जामिनर ये नहीं बैठेगा अच्छा पानी में गया तो उसके बाद क्या हुआ, अच्छा उसने मछली देखी, अच्छा फिर क्या होगा, अच्छा उसको प्यास लगी, अच्छा ठीक है, उसके बाद। एग्जामिनर ये थोड़ी पढ़ने बैठा है आपका, आपको की स्टोरी लिख दोगे उसके ऊपर 10 पेजेस की। ये 11th की एग्जाम नहीं था 10th की कि पूरा उसके ऊपर आपने ऐसे लिख दिया कि बच्चा खो गया था, घर कब गया वो तो पता ही नहीं चला आज तक। आपको फैक्ट लिखना है कि कोर्ट ने क्या कंसिडर किया इस केस में। कोर्ट यही कहता है ऑफर जब तक ओपन था तब तक आपने एक्सेप्ट कर दिया और क्लेम कर दिया, तभी ये वैलिड है। बाद में अगर आपको पता चलता है कि ये ऑफर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्लेम ही नहीं कर सकते। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है? इट मस्ट बी मेड विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर पार्टी। ऑफर मस्ट बी मेड विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी address and not merely with a view to disclosing the intention of making an offer। आपको सिर्फ ऑफर देना या आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, उसका क्या आना चाहिए आपको?
एक्सेप्टेंस आना चाहिए। ध्यान में, सिर्फ ऑफर देना है मतलब देना नहीं होना चाहिए। आपका जो इंटेंशन वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस वाला। ऐसे तो आपको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप सिर्फ सबको ऑफर देंगे, ये मेरी गाड़ी लेना चाहता है क्या तू, नहीं अच्छी की, चल दूसरा, चल तीसरा, आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा। आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, सामने वाले से आपका क्या आना चाहिए, एक्सेप्टेंस आना चाहिए, वो आपका इंटेंशन होना चाहिए। इट मे बी कंडीशनल, कंडीशनल मतलब कंडीशन हो सकती है ऑफर में, डेफिनेटली हो सकती है, कोई कंडीशन भी हो सकती है। मैंने इसमें कंडीशन डाल दी, मेरे को तेरी गाड़ी चाहिए मतलब चाहिए, बट मैं तेरे को गूगल पे करूंगा, ये कंडीशन हो सकता है, कंडीशन डाल सकते हैं, कंडीशनल पे ऑफर हो सकता है। कंडीशन अगर उसने एक्सेप्ट नहीं कर दी, उसने ऑफर तो एक्सेप्ट कर दिया बट उसने वो जो कंडीशन थी उसने वो डिनाई कर दी, ये एग्रीमेंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्योंकि जैसा आपका जो इंटेंशन था कि मेरे को ऐसा चाहिए, अगर वो नहीं मानता है तो ये एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। आपका इंटेंशन उसने क्या करना चाहिए, सिग्निफाइज करना चाहिए, असेंट देनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब मैं ऐसे किसी को बोल सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पे लिखा है, ए प्रपोज टू बी टू परचेज हिज एंड्रॉइड मोबाइल फॉर 5000 and if no reply by him in a week, it would be assumed that B had accepted the proposal. This would not result into contract. मतलब मैंने इसको बोला था कि संडे तक तू मुझे बता कि तेरे को गाड़ी बेचनी है नहीं बेचनी है, ठीक है। इसने संडे तक मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, तो मंडे को मैं समझ लीजिए मेरी गाड़ी महंगी होगी। मैंने इसको बोला था कि संडे तक तू बता कि तेरे को गाड़ी बेचनी है नहीं बेचनी है, बट इसने संडे तक कुछ बोला ही नहीं है, तो मंडे को मैं ये समझ सकता हूं कि ये गाड़ी महंगी हो चुकी है, नहीं समझ सकता। ध्यान रखना, अगर कोई नॉन कंप्लायंस होता है एग्रीमेंट का तो वो ऐसे नहीं समझ सकती कि हाँ वो मेरी चीज हो चुकी है। एंटी इसका क्या आना चाहिए, एक्सेप्टेंस आना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, जब तक इसका एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तब तक ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ऑफर मे बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। मैंने बताया किसी एक के लिए देना है तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक, सबके लोगों के लिए, सबको, सब शादी में आए, ये क्या है, जनरल ऑफर है। द ऑफर में बी एक्सप्रेस और एक्सप्रेस मतलब रिटर्न और वर्ड। मुझे तुमसे कुछ काम है, आपने एक्सप्रेस कर दी कि मेरे को तुम्हारी गाड़ी चाहिए, तुम्हारी जो भी चाहिए वो भी चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो हो गया है एक्सप्रेस। कॉफी शॉप में चले गए, वो क्या है, गाड़ी में चढ़ गए पीएमटी में, वो क्या है, इम्प्लाइड। मतलब वो एज्यूम कर ले जाते हैं कि आपने उनको ऑफर एक्सेप्ट कर दिया, आपको पे करना ही पड़ेगा। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और इन्विटेशन टू ऑफर, अ मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैजुअल इक्विटी और प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट। मतलब ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ये ध्यान दो, आपको पता है एन इन्विटेशन टू ऑफर मतलब क्या होता है, मैं इन्विटेशन दे रहा हूं, किसका दे रहा हूं, ऑफर का। एन इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन सबको जाएगा। मुझे एक बात हो, किसी एक बंदे के लिए अपन इन्विटेशन देते हैं क्या, नहीं, इन्विटेशन किसी लिए सबके लिए। तो एन इन्विटेशन टू ऑफर सबके लिए रहेगा, जब वो एक्सेप्ट करेगा वो स्पेसिफिक ऑफर बन जाएगा आपका। किसी एक बंदे ने अगर एक्सेप्ट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा आपका, स्पेसिफिक ऑफर बन जाएगा। देखो ये देखिए, अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, एग्जांपल, अ फादर wrote his son about his wish of making him the owner of his property is a mere statement of intention। इंटेंशन अलग बात है, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि जो सीए फाउंडेशन के बच्चे अभी वाले जो सीएस सीएमए में बैठे अभी वाले, अगर इनके मैं कल परीक्षा में नहीं आता हूं तो मेरी प्रॉपर्टी के ओनर ये सब लोग बनेंगे, समझ लो ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या ऐसे स्टेटमेंट दिया मैंने बोला आपको एक्सेप्ट करने के लिए, मैंने एक्सेप्ट करने के लिए आपको नहीं बोला, ये मैंने स्टेटमेंट दिया, अगर ऐसा होगा तो मैं आपको दे दूंगा प्रॉपर्टी। ये तो मेरा खुद का स्टेटमेंट है, ये ऑफर है क्या, तो ध्यान रखना स्टेटमेंट डिफरेंट है, ऑफर डिफरेंट है। ऑफर में सामने वाले को कम्युनिकेट किया जाता है कि तू ऐसा कर, उसका एक्सेप्टेंस लेना चाहता है। स्टेटमेंट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। आप स्टेटमेंट देते हो ना काफी दोस्तों को, मैं तेरे को बर्थडे के दिन ट्रीट दूंगा या दूंगी,
ये क्या आपका स्टेटमेंट है, आप ऑफर थोड़ी देते हो उसको, मैं तेरे को दूंगा ऑफर, तुम्हें कोई कंसिडरेशन दिए, उसमें नहीं चाहिए। तो स्टेटमेंट एंड ऑफर अलग है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन करना मतलब ऑफर है क्या? अब मैं इसको पूछो तेरे पास गाड़ी है क्या, ये ऑफर है क्या? मेरे को तेरी गाड़ी चाहिए 10,000 में, ये क्या है? क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछना इज नॉट ऑफर। क्वेश्चन में आप पूछना चाहते हो है कि नहीं, आपको सच्चे ही पता नहीं है, वो ऑफर नहीं बन सकता। ऑफर कब बनेगा? जब आपको कंफर्म पता होगा। अब इसके पास गाड़ी नहीं तो आपका ऑफर ही नहीं होगा। ध्यान रखना, ऑफर तभी होता है जब आपको क्या होगा, कंफर्म पता होगा। तो क्वेश्चन मार्क इज नॉट अ ऑफर। क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं, उसके पास होगा ही नहीं होगा, तो ये आपका ऑफर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, यहां पे देखो लिखा है, ये क्वेश्चन मार्क क्या होता है, यहां पर लिखे टेलीग्राम का एग्जांपल दिया ये वाला पूरा कि क्या एग्जांपल है, ये कैसा होता है, क्या है, अगर क्वेश्चन होता है तो क्या है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको ऑफर नहीं हो सकता, ध्यान रखना। चलो, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, मतलब द प्राइस लिस्ट ऑफ गुड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सर्टेन गुड्स ऑन द लिस्टेड प्राइस, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। इधर ध्यान दो, आप कॉफी शॉप में जाते हो, होटल में जाते हो, होटल में रेट्स लिखे होते हैं कि पनीर की सब्जी 200 रुपये, ये रुपये, उसने आपको ऑफर दे दिया क्या? नहीं दिया, ये उसको ऑफर नहीं है। आपने देखो ऑफर, वो ऑफर सबके लिए, इन्विटेशन टू ऑफर हो, ऑफर में इन्विटेशन ऑफर में ध्यान रखना, ऑफर स्पेसिफिक के लिए जाता है, ये ऑफर के लिए। इन्विटेशन टू ऑफर मतलब सबके लिए। तो जो चार्ट चल रहा होगा वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है, वो सिर्फ ऑफर नहीं है। ऑफर कब कहा जाता है, जब सामने वाला बंदा कंफर्म है कि मेरे को इसको ऑफर देना है, तो वो ऑफर होगा। बट जब आपने सबके लिए रखा है कि इन्विटेशन टू ऑफर, जिसमें से जो बंदा एक्सेप्ट करेगा कि मुझे ये पनीर की सब्जी चाहिए, वो फिर ऑफर बन जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। ये समझा आपको? एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, अगर आप इस होटल में गए, वहां पे आपका मेनू लिखा था कि ये सब्जी 200 रुपए में, ये आपको ऑफर नहीं करेगा, ये आपका क्या होगा, इन्विटेशन टू ऑफर। ये आपको इन्वाइट कर रहे कि आप आ जाओ, कोई इसमें से सिलेक्ट कर दो, पनीर की सब्जी, रोटी, आपको चाहिए क्या? अगर आप बोलते यस, तो वो ऑफर आप क्या करते हो, एक्सेप्ट कर जाते हो, वो ऑफर बन जाता है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप उसके पास जाते नहीं, कम्युनिकेशन होता नहीं, वो इन्विटेशन टू ऑफर सबके लिए रहेगा। ये कंटिन्यू ऑफर रहता है, ऐसा थोड़ी कि मैंने एक सब्जी लगी फिर ऑफर खत्म, क्लोज कर निकल दे, वो कंटिन्यू वैसे ही रहता है ना दिन भर। ये कौन सा ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर रहता है, स्टैंडिंग ऑफर। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर or do business. In case of invitation to make an offer, the person making the invitation does not make an offer, rather invites the other party to make an offer. मतलब क्या लिखा है, in case of an invitation to make an offer, the person making the invitation does not make an offer, rather invites other party. मतलब ये सिर्फ इनवाइट करना चाहता है, ध्यान रखना। एन इन्विटेशन टू ऑफर मतलब क्या होता है, उसके स्टार्टिंग में क्या लिखा है, एन इन्विटेशन, आपको इन्विटेशन दे रहा हूं कि आप आ जाओ, फिर मैं क्या दूंगा आपको, ऑफर, फिर उसमें से एक बंदा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ध्यान रखना, एन इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर, ये दोनों अलग चीज। ऑफर के पहले क्या आता है, इन्विटेशन। ऑफर के पहले क्या आता है, इन्विटेशन। और इन्विटेशन किस चीज के लिए आता है, ऑफर के लिए। तो एन इन्विटेशन टू ऑफर, सब लोग आ जाएंगे, तब आप उनको क्या देंगे, ऑफर। वो ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद क्या बन जाएगा, एक्सेप्ट में प्रॉमिस बन जाएगा आपका। चलो देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे ऑक्शन में होता है, ऑक्शन पता है क्या होता है, ऑक्शन स्वयंवर पता है, हाँ स्वयंवर पता है क्या होता है, स्वयंवर, शादी पता है, जब 10 लड़कियां होती है या 10 लड़के होते हो, एक ही लड़का होगा, उसको एक में से चूज करना है, तो स्वयंवर किया जाता है, उसको बिठाया जाता है, 10 लड़के के सामने लाया जाता है कि बताओ तुमको इसमें से कौन सी अच्छी लगती है, वो स्वयंवर किया जाता है, उसको बोलते हैं। नहीं पता होगा, आप बच्चों अभी बाद में पता मत करो ऐसी चीजें। मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा। चलो नेक्स्ट क्या है, ऑक्शन में कैसा होता है, बेसिकली आपको पता है, वो आईपीएल देखा आपने, आईपीएल में कैसा होता है, ऑक्शन ही होता है, वो एन इन्विटेशन टू ऑफर होता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आईपीएल का चल रहा है,
यहाँ पे डिस्प्ले हुआ हार्दिक पांड्या का फॉर एग्जाम्पल, अब ये इन्विटेशन टू ऑफर है क्योंकि यहाँ पे उसने प्राइस बताई, मेरी बियर प्राइस है 10 करोड़, हार्दिक पांड्या 10 करोड़, ये बेसिक प्राइस उसने यहाँ पे लगाई। अब मुझे पता ये इन्विटेशन टू ऑफर सबके लिए, सब लोग बैठे टीम वाले। अब ये ऑफर कब बनेगा? जब इसमें से एक बंदा बोलेगा हाँ मुझे 80 लाख पसंद है, 10 करोड़ मुझे पसंद है, मेरे को चाहिए, ये आपका ऑफर बन गया, उसने एक्सेप्ट कर दिया, आपका प्रॉमिस बन गया। जब ये ऐसा करेगा ओके, ये फाइनल क्लोज हो जाएगी, बिड क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। बट कब तक ओपन रहेगी? जब तक सामने वाले से क्या नहीं आएगा? एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। तो आईपीएल भी क्या होता है आपका? एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्या है? ये पढ़ा ना अपन अपने, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ये वापस आएगा। हाँ, What is invitation to offer? An offer should be distinguished from an invitation to offer. ये बताया मैंने, an offer is a definite, मैंने बोला an offer क्या होता है? Definite होता है कि मेरे को इसको ऑफर देना है। But an invitation to offer definite होता है क्या? An invitation to offer definite होता है क्या? ऑफर तो डेफिनेट होता है कि मुझे इसको ऑफर देना है, बट एन इन्विटेशन टू ऑफर डेफिनेट होता है, फिक्स होता है? नहीं होता है। ये दिमाग में डाल लो। आप इनविटेशन दे रहे हो काफी लोगों को कि आ जाओ मैं आपको ऑफर दूंगा, तो एन इन्विटेशन ऑफर डेफिनेट नहीं होता है। जब ऑफर बन जाएगा, किसी एक बंदे के लिए ऑफर बन जाएगा, तो वो ऑफर होता है। आप इन्विटेशन दे रहे हो, आपको कंफर्म करना है कि इसमें से किसको मैं ऑफर दे सकता हूं, आपको फाइंड आउट करना है कि इन लोगों में से मैं किसको ऑफर दूंगा, तब वो ऑफर बन जाता है। तब तक आपका क्या हो जाएगा? वो एन इन्विटेशन ऑफर ही रहेगा। दिमाग में डालो ये चीज, ठीक है? चलो देखो यहां पे डिफरेंस दिया हुआ है आपको, क्या लिखा है? सेक्शन 2A ऑफर, एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द विलिंगनेस बाय द ऑफर टू बी बाउंड बाय द ऑफर शुड द अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। ये क्या होता है? फाइनल एक्सप्रेशन होता है। बट इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस प्रपोज सर्टेन टर्म्स ऑन विच ही इज willing to negotiate. He does not make an offer but only invites the other party to make an offer on the term. समझा? ऑफर में फाइनल एक्सप्रेशन किया जाता है कि मेरे को 10 लाख में बेचना है, खत्म चीज। इन्विटेशन और ऑफर में इनवाइट किया जाता है पहले, फिर उसमें फाइनल किया जाता है। देखो, if a person who makes the statement has the intention to be bound by it soon as the other accept he making an offer. If person has the intention of negotiating on terms, it is called invitation to offer. जब आप ऑफर देना चाहते हो तो आप निगोशिएट नहीं करना चाहते, आपका फाइनल है मुझे ऑफर देना। बट एन इन्विटेशन टू ऑफर में निगोशिएशन हो सकता है क्योंकि आपने इनवाइट किया उनको कि आ जाओ, अपन डिस्कस करेंगे, निगोशिएट करेंगे, बट ऑफर आपका फाइनल किया जाता है। एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन ऑफर। पहले क्या आएगा? इन्विटेशन टू ऑफर आएगा या ऑफर पहले आएगा? एन इन्विटेशन टू ऑफर पहले आएगा, फिर बाद में क्या आएगा? ऑफर आएगा। ये सीक्वेंस आपकी वही डिफरेंस में लिखा है। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रेसिडेंट, मतलब बिफोर, ठीक है? तो सबसे पहले क्या आएगा? एन इन्विटेशन टू ऑफर, फिर उसके बाद क्या आता है? ऑफर आता है। मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं ये चीज कह सकता हूं, ऑल। अब बताओ ये स्टेटमेंट कैसा बन सकता है? एंड देखो, एन इन्विटेशन टू ऑफर पहले आएगा, बाद में क्या आएगा? ऑफर आएगा। अब ऑल एन इन्विटेशन टू ऑफर इज ऑफर। सब इसमें से निगोशिएट नहीं हुआ तो वो ऑफर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। बट ऑल ऑफर्स आर एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये चीज दिमाग में डाल लो, क्योंकि जब आप एन इन्विटेशन टू ऑफर दे रहे हो, कंफर्म नहीं कि वो ऑफर बनेगा, आपका नेगोशिएट अगर फेल हो गया तो ऑफर नहीं बन सकता। पर जितने भी ऑफर है वो पहले क्या हो सकते थे? एन इन्विटेशन टू ऑफर हो सकते थे। यहाँ पे नहीं दिया होगा, शायद लिख लो आगे स्टेटमेंट, आपका एग्जाम में आपको याद रहेगा, पूछ सकते हैं। क्या बोला था मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों? ऑल एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट आर नॉट ऑफर, बट ऑल ऑफर आर इन्विटेशन टू एन ऑफर। अब पूछना मत सर क्या था? ऑल एन इन्विटेशन टू ऑफर आर नॉट
offer, but all offer are invitation to an offer. समझा सबको? ये लिखा नहीं था बट ये समझा आपको कि क्या आएगा पहले? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक बार रिवाइज करते हैं, चलो। बुक बंद कर दो, चलो एक बार देख लो लास्ट, अगर आपको देखना है तो खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं तो बंद कर दो। रीड देख रहे हैं, चलो देखो बोलो इधर। 2A क्या है? टू बी, 2E, 2H। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आपने ऑफर दिया था, मैंने उसमें मॉडिफिकेशन कर दी, ये कौन सा ऑफर है? आपने ऑफर दे दिया, मैंने उसमें मॉडिफिकेशन करके आपको वापस ऑफर कर दिया, तो बोलो ना जल्दी, इतना टाइम क्यों खा गए? बहुत भाव खा गए आप लोग। सेकंड, आपने जो ऑफर दिया था सेम मैंने आपको ऑफर दे दिया। मैंने सिर्फ एक बंदे को ही ऑफर दिया, मैंने सबको दे दिया। मैं कॉफी शॉप में गया, कॉफी ऑर्डर की, कौन सा एग्रीमेंट है? मैंने अपने मुंह से बोला कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, मैं आपको 30,000 दूंगा, आप मेरे गुड्स दे दो। ठीक है, हम दोनों ने परफॉर्म कर चुके हैं, हमारा परफॉर्मेंस हम दोनों ने हमारा परफॉर्म कर दिया है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? हम दोनों ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर दी, एग्जीक्यूटेड। इसमें सिर्फ एक बंदे ने ही परफॉर्म किया है। मतलब आपको समझ, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सिर्फ एक बंदे का ही राइट है जो कैंसिल कर सकता है, दूसरे के पास राइट नहीं कैंसिल करने का? वॉइड। अब मैं वॉइड बोलूं तो वॉइडेबल, अब मैं वॉइडेबल बोलूं तो इलीगल। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक ही बंदे के पास राइट होता है कैंसिल करने का? जो एग्रीमेंट पहले वैलिड था बाद में बन जाता है वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सिएबल। समझा? इसमें कोई डाउट? सबसे पहले क्या आता है? ऑफर आता है या इनविटेशन टू ऑफर आता है? इनविटेशन टू ऑफर। मुझे एक बात बताओ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अपन कैंसिल नहीं किया, परफॉर्म कर सकते हैं क्या? सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है भाई, मैंने इसके ऊपर गन रख दी कि तू एक्सेप्ट कर, इसने एक्सेप्ट कर दिया, बट इसने क्या किया? रिजेक्ट नहीं कर दिया, वो एक्सेप्ट कर दिया। वो वॉइडेबल क्या बन जाएगा? वापस लीगल बन जाएगा, वैलिड बन जाएगा। बट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन सकते हैं क्या? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं बन सकते, बट वॉइडेबल अगर इसने एक्सेप्ट कर दिया विद इन टाइम तो वो वैलिड बन सकता है। तो समझा सब कुछ? आने वाले बच्चे समझे सब कुछ? कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछते जाओ, मेरा नंबर है सबके पास, नोट्स पे भी है मेरा नंबर। अगर किसी को कुछ डाउट्स लगेगा, कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो पूछते जाओ, ठीक है? अपन नेक्स्ट कल पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस, एक बार घर पे पढ़ते आओ। थैंक यू सो मच।